हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी मिडाइवल हिस्ट्री की एक तीसरी क्लास है। लास्ट दो क्लास में हम क्या क्या देख चुके थे। पहली क्लास में देख चुके थे अरब आक्रमण भारत पर और दूसरी क्लास में हम देख चुके थे गुलाम वंश। तीसरी क्लास में आज हम खिलजी वंश देखेंगे। पूरा कब से कब तक हुआ, 1290 से 1320 तक। जिन लोगों ने स्टार्टिंग की दो क्लासेज नहीं देखी वो पहले वो देख लें, इसके बाद तीसरी क्लास पे आए। ठीक है, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है आपके, वो 1290 से 1296 तक 6 साल तक रहेंगे। इसके बाद आएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी, ये 20 साल तक रहेंगे, 1296 से 1316 तक। मुख्य काल इसी का ही रहेगा। बहुत सारे युद्ध लड़ता है ये, बहुत सारे चेंजेज करता है, सेना नगद वेतन पे सेना रखता है ये बंदा। ठीक है, इसके बाद बहुत सशक्त प्रशासन चलाता है, भू सुधार करता है, राजस्व सुधार करता है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके प्रमुख अभियान देखेंगे, सैन्य सुधार देखेंगे क्या क्या किए, राजस्व सुधार देखेंगे, बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, दीवान रियासत नामक बाजार विभाग बनाता है, बाजार सुधार नीतियां देखेंगे। प्रमुख सेनापति कौन थे इसके, मलिक काफूर वगैरह का जिक्र होगा तो उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद एक दो और शासक आए हैं, शिहाबुद्दीन उमर आए हैं, जैसे मुबारक खिलजी आए हैं, तो इनको देखेंगे। और लास्ट शासक आपके खुसरब शाह 1320 में। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खिलजी वंश कब से कब तक था बता चुका हूं। खिलजी मूलतः तुर्की के थे, मतलब तुर्क थे। तुर्की केवल जो आज का तुर्की है वो नहीं है, तुर्की बहुत विस्तृत था, जो मैंने बताया काफी क्षेत्र में फैला हुआ था। और यहां से मेनली जितने भी आक्रमणकारी हैं अभी फिलहाल तुर्क से आ रहे हैं। तो तुर्क थे, लेकिन पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए थे इनके। तो इनके पूर्वज तुर्की से कहाँ अफगानिस्तान आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, अफगान रीति रिवाजों का पालन किया और इस संस्कृति को इन्होंने अपना लिया। इतिहासकारों के अनुसार यह खिलजी क्रांति थी कि जो इन्होंने अफगानिस्तान पे आके रीति रिवाजों को अपनाया और हर जगह फैलाया। तो इसको इतिहासकार क्या खिलजी की क्रांति बोलते हैं। तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा, क्योंकि जब तुर्क देख रहे हो आप, चाहे वो महमूद गजनबी हो चाहे मोहम्मद गौरी हो, ये सब किस चीज की बात कर रहे हैं कि तुर्क हैं हम, श्रेष्ठ हैं, हर जगह शासन करने का अधिकार हमको है, जहां जा रहे हैं वहां राजाओं को हरा रहे हैं और कब्जा कर ले रहे हैं। तो इनकी जो तुर्क श्रेष्ठता की जो मनोवृत्ति थी उसको आघात लगा। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। ठीक है, इनकी नीति साम्राज्यवादी थी। साम्राज्यवादी नीति वो होती है जब आप युद्ध लड़ते हो अनेकों और साम्राज्य का विस्तार करते हो, का विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी को अगर देखोगे आप तो इसने दक्षिण तक देवगिरी के शासक को भी हराया। दक्षिण में होयसल, वारंगल, इन सबको हरा के, और वहां से किसी से इसने धन की भी वसूली की। प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, धन की वसूली की, सोने चांदी की वसूली की, और किसी पे वार्षिक कर भी लगाया कि आप वार्षिक इतना कर देते रहिए और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये व्यक्ति बहुत उससे चल रहा है। ठीक है, तो ये साम्राज्यवादी नीति देखेंगे इनकी। खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया। देखो, खलीफा से क्या करते थे पहले, खलीफा से ही सुल्तान की उपाधि ले रहे हैं लोग अब, है ना। इसके बाद खलीफा से ही ऑर्डर वगैरह जो कुछ भी आए, खलीफा के विरोध में नहीं जा रहे, लेकिन ये पहला बंदा होगा जो धर्म को अलग कर देगा। शरीयत के अनुसार कानून को नहीं चलाएगा, जो शासन चल रहा है उसको शरीयत के अनुसार नहीं चलाएगा। खुद सिकंदर ए सानी की उपाधि लेगा कि दुनिया का सिकंदर यही है। सांस्कृतिक योगदान देखेंगे इनका, क्या क्या दिया इन्होंने। पहले व्यक्ति आएंगे जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 तक। एक वर्ष तक एक किलोखरी को अपना केंद्र बनाते हैं। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। बलबन जिस सिंहासन पर बैठता था उसका प्रयोग इसने नहीं किया, चूंकि बताया था बलबन के बाद ये बनाया, बलबन का सेनापति था ये बंदा, बलबन इसको खरीदा था बलबन ने। इसने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ कर दिया। बलबन का भतीजा था, उसने विद्रोह किया था मलिक छज्जू ने, तो इसने उसके विद्रोह को क्या माफ कर दिया था। इसने सूफी संत सिदी मौला को मृत्युदंड दिया था। तो ये देखो, ये जो इंटरनल फैक्ट्स होते हैं ना, यही पूछे जाते हैं। मिडाइवल से कुछ भी कॉन्सेप्चुअल चीजें तो पूछी नहीं जा रही। कॉन्सेप्चुअल यूपीएससी में थोड़ी बहुत पूछी जाती है, किससे, आर्ट एंड कल्चर से। बाकी सारी चीजें आपकी फैक्चुअल चीजें आ रही। इसने दीवाने वकूफ व्यय विभाग की स्थापना की, इसको बोला जाता है दीवाने वकूफ। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी याद रखनी है आपको। मंगोल नेता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि मंगोलों को किसने पराजित किया। मंगोल इतने खतरनाक थे कि हर शासक डरा है।
सल्तनत काल का जितने भी शासक होंगे आप देखोगे मंगोलों से इतना डरेंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका कौन रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक रहेगा, उसने भी मंगोलों से सुरक्षा के लिए एकदम संभल के काम चलाया। फिर आपका इल्तुतमिश रहेगा, उसने भी मंगोलों से सुरक्षा के लिए अपने शासन को सुदृढ़ किया, उनसे पंगा नहीं लिया। लेकिन ये बंदा क्या करेगा, मंगोल नेता को हराएगा। मंगोल नेता उलूग खां दिल्ली में बस गया, और मंगोलपुरी जो दिल्ली में आज भी एक क्षेत्र का नाम मंगोलपुरी है, तो उस नाम को किसने रखा, उलूग खां ने, क्योंकि यहाँ आके बस गया था वो। इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है मंगोलों को। दिल्ली के ठग एवं चोरों को दावत दी इसने, जो मंगोल नेता बस गया, एवं दिल्ली से बाहर भेज दिया, बुलाया, उनको दावत दी और बोल दिया अब यहाँ से निकल लो, यहाँ दिखाई मत देना। ठीक है। जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, इसने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया, जो मैंने बोला देवगिरी, वारंगल, होयसल, इसने सब पे आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, जलालुद्दीन की हत्या कर दी। तो अभी हम जलालुद्दीन का ही काल पढ़ रहे हैं। इसी के काल में अलाउद्दीन के नेतृत्व में देवगिरी पे आक्रमण हुआ था। अब आएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या है, 1296 से 1316। बचपन का नाम क्या था, अली गुरसास्प। पालन पोषण किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी ने, चाचा था इसका। यह कड़ा एवं माणिकपुर का सूबेदार था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो इलाहाबाद के पास कड़ा है और माणिकपुर भी उधर ही आसपास है। ठीक है, वहां का सूबेदार था। दिल्ली प्रवेश के समय इसने क्या किया, जनता में धन बांटा। जनता में, सिर्फ जनता में धन नहीं बांटा था इसने, अमीर जो थे अमीरों को धन खिलाया, तो अमीर इसके तरफ हो गए। इसके दो सपने थे, एक विश्व विजय करना, इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी दी थी, और नया धर्म बनाना। हाँ, इसने नया धर्म बनाने की भी बात की थी, लेकिन फिर इसका एक दोस्त था जो दिल्ली का एक सूबेदार टाइप का था, उसने मना किया तो ये मान गया था। काजी मुंगीसुद्दीन के साथ इसका संवाद काफी प्रसिद्ध है। इसके समय कुछ विद्रोह हुए। देखो ये बताऊं, नया धर्म बनाना चाहता था या शरीयत या इस्लाम की खिलाफत किसने की, ये सब क्वेश्चन आते हैं और इसमें इसी का नाम ही लिया जाता है। इसके समय कुछ विद्रोह हुए। पहला नवीन मुसलमानों का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, अख्त खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। तो ये इस टाइप से पूछ ले जाते हैं, इसका विद्रोह किसके टाइम पे हुआ, तो ये नाम देंगे और पूछेंगे किसके समय में हुआ। विद्रोह रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, ए के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसने क्या क्या सुधार किए, अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया। किसकी, अमीरों की, कि इनके पास अतिरिक्त पैसा ही नहीं होगा तो ये कैसे विद्रोह करेंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे से सेनापति होते थे, सूबेदार होते थे, वो सब आ जाते उसमें। जैसे कोई जिला हो गया आसपास, तो एक अमीर को वो जिला सौंप दिया, उसको वहां की जागीर दे दी, आप इस पे राजस्व यहाँ का इकट्ठा करो और क्या करो, शासन चलाओ, सेना रखो। शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगाया। जो शराब पे बैठक होती थी, शराब वगैरह सेवन होता था, उसमें इसने प्रतिबंध लगा दिया कि इसमें सारे अमीर मिलते हैं, बैठक करते हैं, तो आपस में फिर ये षड्यंत्र रचते हैं। अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी की अनुमति से ही संभव थे। दो अमीरों के बीच में वैवाहिक संबंधों पर भी एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि इसकी अनुमति से ही आपके वैवाहिक संबंध हो सकते हैं। गुप्तचर व्यवस्था को इसने दुरुस्त किया। तो इससे क्या हुआ, अमीर आपस में संगठित नहीं हो पाए, आपस में बैठक नहीं हो पाई, इनकी तो बातें नहीं हो पाई। जानते हो जब बैठकें होती हैं तो वहां पे बुराई होती है दूसरे व्यक्ति की, सेम चीज होती है। फिर इसके कुछ अभियान देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। गुजरात का अभियान, यहाँ का शासक कौन था, कर्ण बघेल था। जितनी डिटेल में यहाँ पे दिया जा रहा है, ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ऐसी डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें एक चीज से रिलेटेड एक जगह नहीं मिलती हैं। 3-4 बुक भी पढ़ लोगे तब भी कंफ्यूजन बना रहेगा। तो यहाँ का शासक कौन था, जैसे गुजरात अभियान तो दिया रहेगा, कब किया था, क्या किया था, कैसे, लेकिन वहां का शासक का नाम नहीं मिलेगा आपको या कुछ और नहीं मिलेगा। तो यहाँ का शासक कर्ण बघेल था। कर्ण बघेल यहाँ पे पराजित हुआ। कर्ण बघेल एवं देवल रानी, ठीक है, इसकी पुत्री थी, दोनों देवगिरी चले गए यहाँ से। कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया, ऐसा किताबों में पढ़ रहे थे। फिर 1299 में कहा जैसलमेर का अभियान किया। 1301 में रणथंबोर। पद्मावत मूवी अगर देखी हो तो 1303 में राजा रतन सिंह थे यहाँ के, यहाँ पे इसने अभियान किया 1303 में। 1305 में मालवा एमपी में पड़ता है। 1308 में सिवाना और 1311 में जालौर। दक्षिण भारत के अब इसने अभियान किए। ठीक है, दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व कौन करेगा, मलिक काफू।
1000 दिनारी था, इसको 1000 दिनार में इसने खरीदा था। तो एक देवगिरी का करेगा, द्वार समुद्र का करेगा, मदुरई का करेगा, वारंगल का करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे ये अभियान करेगा। खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों पे मैंने एक मेंस का मॉडल आंसर डाल रखा है यूट्यूब पर, मेंस मॉडल आंसर में देखोगे बहुत डिटेल में बात की वहाँ पे, तो वहाँ पे भी देख सकते हो अगर आप थोड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक, तो देवगिरी में राजा रामचंद्र देव रहेंगे, इन पे अभियान करेगा। इन पे पहले भी एक बार अभियान किया था, ध्यान रखो, इन पे एक बार पहले ही अभियान किया था। इनको बोला था कि तुम आके क्या करो, हमें सालाना राजस्व वगैरह दिया करो, एक हिस्सा बांध दिया। इन्होंने क्या किया, ये बंद कर दिया। जब उत्तर भारत में थोड़ी सी अव्यवस्था फैली, वो देना बंद कर दिया। फिर गया, इसने मलिक काफूर को भेजा, मलिक काफूर ने हमला किया, इनको हरा के पकड़ के बंदी बना के लेके आया। फिर यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, उनको अपमानित करके जेल में नहीं डाला, उसको सम्मान दिया, उसको उपाधि दी, प्लस भेज दिया उसको। इससे क्या हुआ कि इसके साथ संबंध बने रहे। जब ये अगला अभियान करेगा वारंगल का, तो इसको हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके से फिर एक दूसरे पे भी एक व्यक्ति को मतलब अपमानित नहीं करता था, उससे धन वगैरह लेता था, अपनी जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति हो गई। इसके बाद ये उसके अगले किसी राजा को हराने में उसकी हेल्प भी मिल जाती थी। तो बताते हैं क्या है। वारंगल के कौन थे, प्रताप रुद्रदेव काकती वंश के, वीर बल्लाल देव थर्ड होयसल वंश के थे द्वार समुद्र में, मदुरई में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य पांड्य वंश के थे। ठीक, तो ये पूछा जाता है, इस वंश के शासक भी पूछा जाता है। इनका क्षेत्र भी हमने डिफाइन कर रखा है, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु क्षेत्र में है। ये आपका केरला क्षेत्र में द्वार समुद्र। देवगिरी केरला के जस्ट ऊपर है, थोड़ा सा कर्नाटक और केरला में। ठीक है, रामचंद्र देव थे यादव वन। वारंगल भी आपका कहाँ पे है, वारंगल इस टाइम आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की उसमें है मध्य में। ठीक है, मतलब मेनली आंध्र में आता है। आगे आते हैं, प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। ठीक, प्रताप रुद्रदेव जो थे, कोहिनूर हीरा की जो पूरी सी ट्रेस होती है ना, कहाँ से क्या था, तो यहाँ से प्रताप रुद्रदेव जो था, क्योंकि यहीं की गोलकुंडा की खान से क्या निकला था, हीरा था कोहिनूर। तो मलिक काफूर को सबसे पहले कोहिनूर हीरा मिलेगा। मदुरई अभियान इसका सबसे सफल अभियान था, सर्वाधिक लूट मिली। इसमें क्या होता था, सर्वाधिक होता क्या था, शासक इसका कहना था कि जो व्यक्ति युद्ध नहीं करता है तो उसे नई जमीन, नया धन नहीं मिलता है। नया धन नहीं मिलता है उसको, जब नया धन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, धीमे धीमे कमजोर होकर वो शासन नष्ट हो जाता है। तो ये बराबर युद्ध जो करता था अपने संसाधन बढ़ाने के लिए करता था, लूटने के लिए करता था। वहां से बहुत भारी मात्रा में धन लूटा जाता, सोना चांदी वगैरह। वीर पांड्या ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सैनिक सुधार देख लेते हैं क्या क्या हुआ। खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया एवं उन्हें वेतन देना आरंभ किया। खुम्स में उसकी हिस्सेदारी को कम किया। ठीक है, खुम्स क्या होता है जो मैंने बताया, खुम्स होता था युद्ध में लूटा गया धन। तो पहले के जो शासक थे वो क्या करते थे, 4/5 भाग सैनिकों को बांट देते थे। तो सैनिकों के पास भी एक मकसद रहता है युद्ध लड़ने का, कि युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे तो धन मिलेगा। उसका चौथा हिस्सा जो 4 हिस्से बांटे जाएंगे सैनिकों में और 1 हिस्सा राजा के खजाने में जाएगा। बाद में इसने क्या कर दिया, सैनिकों को नियमित वेतन देना शुरू कर दिया। प्लस ये जो बाजार सुधार लागू करेगा ना, इसमें सारी वस्तुओं के एक रेट फिक्स कर देगा, ऊपरी रेट, उससे महंगे नहीं होंगे। इससे क्या है, सैनिकों को चीजें सस्ती मिल जाती थी, तो कम वेतन में भी इनका काम चल जाएगा। तो ये धन इनको कम कर दिया, 1/5 कर दिया था ये धन। ठीक है, ये है देखो, पहले 80% खुम्स मिलता था सेना को और 20% मिलता था शासक को। अब क्या कर दिया, 20% सेना और 80% सुल्तान। इसने सैनिकों का हुलिया लिखवाना आरंभ किया। क्या होता था, सैनिक जो होते थे तो सैनिकों की भर्ती की जो जिम्मेदारी दी जाती थी वो किसको दी जाती थी, जो स्थानीय सरदार रहते थे उनको। सरदार क्या करते थे, उनको दिखा देते थे। एक ही सैनिक को 20 बार काउंट करा दिया तो इनको क्या होता था कि दिखा देते, जब इनको दिखा दिया तो राजस्व का 20 बार, जो एक आदमी को वेतन एक आदमी को देनी है, दिखा दी 20 बार, तो राजस्व चोरी भी हो रही है और सेना भी कमजोर है। इस तरीके से इसको मजबूत बनाने के लिए इसने हुलिया लिखवाना शुरू किया कि उसका हुलिया बताओ, जो सैनिक है जिसको भर्ती की है उसका फेस कैसा है, क्या है, कौन से निशान है, तो हुलिया लिखवाना। अब यहाँ पे क्या कर सकते, आप फर्जी सैनिक नहीं रख सकते थे। ठीक, प्लस एक घोड़ों के लिए भी सेम था कि सेम घोड़े दिखा के, अरबी घोड़े मंगाए जाते थे, काफी धन खर्च होता था, तो ये घोड़े भी बार बार वही सेम दिखा देते थे। तो इसने घोड़ों को दागना शुरू कर दिया, तो ये पता चले कि हाँ ये काउंट हो गया कि नहीं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग घोड़े को दागते थे। तो दाग तथा हुलिया प्रथा किसके टाइम पे थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। राजस्व सुधार देख लेते हैं इसने क्या क्या किए।
भूमि की पैमाइश मतलब भूमि की माप करवाई, जिसे मसाहत कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी की जो पद्धति थी उसको जब्ती कहा जाता था, इसको मसाहत कहा जाता था। ठीक, इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 50 साल बाद एक भू राजस्व की दर अगर देश में बोला जाए किसी के शासनकाल में थी तो इसी के शासनकाल में 50% तक जो आपकी उपज होती थी उसको ले लिया जाता था। इसने एक विभाग की स्थापना की, दीवान ए मुस्तखराज। तो ये विभाग किससे रिलेटेड था? राजस्व विभाग था। ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, दीवान ए मुस्तखराज, मैचिंग बना देंगे, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बकाया भू राजस्व कर वसूलता था, जो बकाया भू राजस्व होता था उसको वसूलता था। इसने 2 नए कर लगाए, चरी कर और घरी कर। तो यही पशुओं पे कर था, ये घर मकान वगैरह बनवा रहे हो आप तो घरी कर। बाजार सुधार के लिए इसने क्या किया? वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए। सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया गया। बदायूं द्वार एक था, वहां पे सभी व्यापारियों को बोला कि यहाँ पे आपकी एक मंडी लगेगी, यहीं आप सामान बेचोगे। ठीक है। बाजारों को 3 भागों में बांटा गया, सरा ए अदल, गल्ला मंडी, दासों तथा जानवरों का बाजार। ठीक है। तो सराय अदल में वस्त्र वगैरह और जरूरत की चीजें, मंडी में क्या होता है गल्ला वगैरह या अनाज वगैरह की चीजें, और दास और जानवरों का अलग बाजार। दीवान रियासत नामक एक विभाग बनाया इसने। तो बाजार सुधार विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवान रियासत कहा। यह व्यापारियों का पंजीकरण करता था, उनको बोलता था केवल व्यापारी ही बड़ी मात्रा में चीजें खरीद सकते थे, हर उसका लिस्ट रहता था कि इसके पास कितनी चीजें, कोई भी जमाखोरी कालाबाजारी नहीं कर सकता था। तो आज की डेट में भी आप देखोगे ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो मैक्सिमम प्राइस है किसी भी चीज की, उस पर जब इसेंशियल सर्विस एक्ट है, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम प्राइस निश्चित कर देती है, इससे ज्यादा आपका कोई चीज आप महंगे दाम पे नहीं बेच सकते हो। एक कोटा निर्धारित कर देती है कि इससे ज्यादा आप चीजें जमा नहीं कर सकते हो। जैसे कि कभी कभार कोई चीज क्या होती है कि बहुत रेट बढ़ने लगते हैं, तो गवर्नमेंट को फिर हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप कहाँ से सीखा है? दुनिया भर की गवर्नमेंट कहाँ से सीखी? यहाँ से। इसने पहले ही वो चीज कर दी थी। ठीक है। सहना ए मंडी, पुलिस अधिकारी को बोला जाता था सहना ए मंडी। बरीद, जहां पे भी बरीद शब्द आ जाए समझो गुप्तचर है। मुन्हियान एक प्राइवेट गुप्तचर होते थे, तो बरीद या मुन्हियान गुप्तचर। परवाना नवीस पूछा जाता है, यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। परवाना नवीस जो होता था वो क्या करता था? महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। आगे आते हैं। इसके स्रोत, इसके शासन के बारे में, सारी चीजों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक अमीर खुसरो, तो इसी के काल का था। अमीर खुसरो जो है आपके, उसने 7 शासकों के काल देखे थे, लेकिन मेनली वो किसी के काल में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में था। उस पर उसने पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है। तो अमीर खुसरो, खजाइन उल फतूह यहाँ से मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, यहाँ इसमें भी जिक्र है अलाउद्दीन खिलजी का। इब्न बतूता, इसने रहला लिखी है, इसमें भी उसके शासनकाल की बहुत सारी चीजों का जिक्र है। अबू बकर ईसामी, इसने फुतूह उस सलातीन, इतनी इंपॉर्टेंट चारों पुस्तकें हैं, पूछी जाती हैं बार बार रिपीट होके, इनको याद कर लेना। फिर 4 खान, अलग अलग खान थे जिनका जिक्र है। तो कौन कौन थे? जफर खान, मंगोलों से लड़ता हुआ ये मारा गया था। नुसरत खान, रणथंभौर अभियान में मारा गया था। उलूग खान थे और अलग खान थे। तो इन चारों की बात होगी। अन्य देख लेते हैं। अन्य प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? गाजी मलिक, इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। मलिक काफूर, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यह गुजरात का हिंदू था, यह किन्नर था। गुजरात अभियान के समय नुसरत खान के इसे भड़ौच बंदरगाह से, नुसरत खान ने क्या किया था? इसे भड़ौच बंदरगाह था गुजरात में, ये भी पूछा जाता है। तो ताम्रलिप्ति आपका बंगाल में है और भड़ौच आपका गुजरात में था। इस टाइम के 2 फेमस बंदरगाह थे, तो ये ध्यान रखना। भड़ौच बंदरगाह से 1000 दीनार में खरीदा, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों, किसको? खिज्र खां और सादी खां की हत्या करवा दी थी एवं मुबारक खिलजी को जेल में डाल दिया। देखो कितना इंपॉर्टेंट होता था गुलाम, क्योंकि गुलाम बहुत कुछ देख के खरीदा जाता था, फिर गुलाम ही सेनापति का कार्य करता था, राजा का सबसे करीबी होता था, और राजा हर चीज गुलाम से ही शेयर करता, यहाँ तक अपनी पत्नी से भी शेयर नहीं करता था। ठीक है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? ये क्वेश्चन आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। फिर इसकी मौत हो जाएगी, जैसे मैंने बोला।
तो 1316 के बाद छोटे छोटे शासक आएंगे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। देखो, एक स्थापत्य की अभी बात नहीं हो रही है, आप लोग को पता होगा। एक ही क्लास में सबके समय में, जिसके काल में होगा, हम लोग बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करेंगे कि उन्होंने क्या है, कुतुब मीनार की स्थापना हुई, कुब्बतुल इस्लाम की मस्जिद जो है उसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो सबके कार्यकाल बाई वन करके हम जो भी स्थापत्य हुआ, साहित्य हुआ, संगीत हुआ, और जो भी प्रशासनिक शब्दावली है और डिटेल में एक ही क्लास में आपकी आ जाएगी। अभी तो केवल बेस समझ लो, और उसके सारे सैन्य अभियान, युद्ध वगैरह और क्या क्या था वो सारी चीजें यहाँ देख लो। शहाबुद्दीन उमर 1316, इसका संरक्षक कौन था? मलिक काफूर था। मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी। ठीक, आगे आते हैं, मुबारक खिलजी देख लेते हैं। यह शराबी था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। 1316 से 1320 मतलब 4 साल तक रहा। इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार कर दिया। तो निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह है हजरत निजामुद्दीन में। इनका निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के, इनका थोड़ा सा पंगा रहा है। गयासुद्दीन तुगलक आगे चल के रहेंगे, उनसे इनका बहुत पंगा रहेगा, ठीक है। वो बोलेंगे दिल्ली दूर है। अभी आ जाते हैं, तो इन्होंने भी कई सुल्तानों का काल देखा है, ये भी ध्यान रखो। यह महिलाओं के कपड़े पहनता था मुबारक खिलजी। खुसरब शाह खुसरो ने इसकी हत्या कर दी थी। अब खुसरब शाह को देख लेते हैं। 1320 में बना था, इसके बाद विदिन 1320 में ही इनकी सत्ता समाप्त हो गई। यह भारतीय मुसलमान था, इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। इसके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है कि नारे लगाए, क्योंकि इंडियन मुस्लिम को मानते नहीं थे कि ये लोग शुद्ध मुस्लिम हैं। ये इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके भेंट किए। तो देखो, निजामुद्दीन औलिया का अभिवादन अस्वीकार कौन कर रहा है? वो बंदा। और ये क्या कर रहे हैं? 5 लाख टंके भेंट कर रहे हैं। गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से इसकी हत्या कर दी थी। और यहाँ पे आपका खिलजी वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगले वंश में हम तीनों देख लेंगे, तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है। तीनों वंश समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे जितना भी यहाँ पे कला, साहित्य, स्थापत्य इसमें जो कार्य हुए वो सारे देख लेंगे, सल्तनत कालीन प्लस प्रशासनिक शब्दावलियाँ। तो सल्तनत काल आपका समाप्त हो जाएगा, फिर मुगल काल शुरू करेंगे, और लास्ट में विजयनगर, बहमनी, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। इतना करके हमारा मेडाइवल पूरा खत्म हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। GS रेवोल्यूशन करके आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, चाहे प्ले स्टोर पर सर्च करें तो ऐप मिल जाएगा, चाहे आप टेलीग्राम पे सर्च करें तो चैनल मिल जाएगी, यूट्यूब पे तो आप हैं, हर जगह आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कोर्स ज्वाइन करना है, या RO का सब्जेक्ट वाइज, या UP PCS का भी कर रहे हो आप तैयारी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सारे कोर्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। किसी भी चीज़ की डिटेल में जानकारी चाहिए तो एक पिन कमेंट रहता है, वहाँ पे सारी जानकारी है। धन्यवाद।